Hello students. So now we will discuss some problems. Okay. Now problem number, some miscellaneous problems. Okay. So question number 86. 86 है. Consider all the 6-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Each digit being used exactly once. Each of such 6-digit numbers have the property that for each digit not more than 2 digits smaller than that digit appear to the right of that digit. Find the number of such 6-digit numbers having the desired property. Okay. So ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास 6 डिजिट है, आपको 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि not more than 2 digits smaller than that particular digit appear to the right of that digit. ओके तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं 4 ले लूं तो इससे स्मॉलर जो भी डिजिट है राइट में नहीं आ सकते। आगे बात समझ में, जैसे मैं बोलूं कि 1 और 2 आ गया इसके राइट में तो चल जाएगा, दो स्मॉलर है, बट नॉट मोर देन 2 स्मॉलर देन दिस डिजिट कैन नॉट कम टू द राइट ऑफ दिस डिजिट। मतलब 1 2 ये 3 यदि ले आओ तो इससे स्मॉलर कितने जो डिजिट हो गए 4। अच्छा रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि 6 डिजिट अवेलेबल है और 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। हाँ ये ले लूं तो ये भी पॉसिबल है, ये लेंगे तो ये भी चलेगा, ये लेंगे तो भी चलेगा। आगे बात समझ में, तो आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। आ रही बात समझ में? तो हम स्टार्ट करेंगे 6 से। अब जैसे मैं 1 से स्टार्ट करूं तो 1 तो कहीं भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके जो भी डिजिट है इसके सबसे छोटे हैं। मैं 6 की बात करूं, मान लो कहीं पर मैंने 6 ले लिया, बात को समझना, कहीं पर भी मैंने 6 ले लिया तो इसके राइट में 1 2 3 4 5 में से दो ही कोई आ सकते हैं। आगे बात समझ में, तो लास्ट 3 प्लेसेस पे 6 यहाँ आ जाए तब भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ जाए, मान लो 1 और 2 आ गया तो भी चल जाएगा, 1 और 5 आ गया तो भी चल जाएगा। अब 6 मान लो इस पोजीशन पे आ गया तो कोई भी डिजिट आ जाए चल जाएगा काम, या 6 इस पोजीशन पे आ गया तो राइट में कोई डिजिट नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है। बट जैसे मैं 6 यहाँ पर ले लूँ, कहाँ पर, इस पोजीशन पे, तो आप कोई भी 3 डिजिट ले लो वो तीनों इससे छोटे होंगे, तो इसके राइट में 3 डिजिट आगे जो इससे छोटे हैं, तो ये वाला केस नहीं होगा। तो 6 के लिए राइट मोस्ट पोजीशन में से 3 कोई भी पोजीशन आप ले लो। आगे बात समझ में, राइट मोस्ट 3 पोजीशन में से 6 कहीं भी आ जाए आपका काम चल जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे आ जाए, इस पर आ जाए या फिर इधर आ जाए। आगे बात समझ में। अब मान लो 6 आ गया आपका, 6 मान लो यहाँ पर आ गया, ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं बात करूंगा 5 की, तो 5 इसके राइट में हो या लेफ्ट में हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 6 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा 3 केसेस में। आगे बात समझ में। अब 5 इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 जैसे ही यहाँ बोलता हूं मैं तो जो भी डिजिट आएंगे 1 2 3 4 वो तीनों इससे छोटे हैं, तो यहाँ पर 5 के राइट में 6 को छोड़ के 3 जो डिजिट है वो इससे छोटे हो गए। तो 5 के लिए जो पोजीशन बचेगी 6 को छोड़ के जो राइट में 3 मोस्ट पोजीशन है वो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने क्या बोला, 6 को प्लेस कर दिया, उसके बाद राइट मोस्ट 3 प्लेसेस जो है 6 को प्लेस कर दिया, बचे कितनी प्लेसेस आपके पास, 5। अब तो 5 जो है राइट मोस्ट 3 पोजीशन में से कहीं भी आ सकता है, जैसे 6 के लिए किया वैसे इसके लिए 6 कहीं आए उसको उससे फर्क नहीं पड़ता 5 को। आगे बात समझ में। 4 की बात करूं, मान लो 5 आपका यहाँ कहीं आ गया। अब 4 के लिए बात करें तो 4 के लिए 4 को यदि ले लिया हमने तो बच्चे कौन कौन से डिजिट 1 2 3, इसके लिए वही कहानी होगी। तो ये जो 3 प्लेसेस राइट मोस्ट बची हुई है इन तीनों पोजीशन में आप 4 को कहीं भी बैठा दो तो भी काम चल जाएगा। 4 के लिए हम बात कर रहे हैं, सॉरी, तो 4 के लिए भी कितने ऑप्शन है आपके पास, 3। आती है बात समझ में। अब कितनी पोजीशन बच जाती है, मान लो 3 आपका यहाँ, सॉरी 3 नहीं 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें 3 को बैठाना है तो कितनी प्लेस बची है आपके पास, 3। ओके, अब 3 कहीं भी आ जाए आपके पास डिजिट कौन कौन से बचेंगे, 1 और 2, तो 1 और 2 3 के राइट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो स्मॉलर तो चल जाएंगे उसके राइट में। तो 3 के लिए भी कितनी पोजीशन है, 3। आगे बात समझ में। अब कितनी पोजीशन बची है आपके पास, 3 मान लो यहाँ आ गया, 2 पोजीशन बची है, तो 2 के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 2। और फिर एक पोजीशन बच जाएगी जिसके लिए एक पोजीशन बच जाएगी
और वहां पर डिजिट बना जाएगा। आगे बात समझ में? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 86। ओके, कोई डाउट? सो आंसर क्या लिखा था हमने? 3 कितनी बार लिखा था? 4 टाइम्स एंड 2, तो 3 पावर 4 इंटू 2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या बोला देखो, एंड डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ऑब्जेक्ट्स बी सीटेड इफ all 3 objects are consecutive, at least 2 of the objects are consecutive, no 2 objects are consecutive। okay, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? टोटल n डिफरेंट थिंग्स है आपके पास और सर्कल में अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ऑब्जेक्ट्स बी सीटेड इफ बी सिलेक्टेड इफ ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स आर कंसेक्यूटिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 87 ना, ठीक। एंड डिफरेंट थिंग्स है, उसको कहां बैठाना है? सर्कल में, है ना। तो मान लो वो ऑब्जेक्ट है आपके पास O1, O2, O3, O4, ऐसे ही ON-1 और OA। ठीक है, ये सर्कल में बैठे हुए हैं। अब इसमें से हमें n जो डिफरेंट थिंग्स है वो सर्कल में अरेंज है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ऑब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड। अरेंजमेंट के बाद आपको सिलेक्शन का तरीका बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला उसने कि तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव हो तो वो क्या हो सकता है? O1, O2, O3, O2, O3, O4, O3, O4, O5, ऐसे ही AN, A1, O2। तो मतलब ON, O1, O2, तो हो जाएगा O1, O2, O3, O2, O3, O4, O3, O4, O5, ऐसे ही ये ON, O1, O2। तो कितने हैं ये? कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के, जो तीनों कंसेक्यूटिव है। तो यहाँ से O1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? N तक। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके N। बहुत ही सिंपल है। आगे बात समझ में? सेकेंड पार्ट क्या बोला है? एटलीस्ट 2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कंसेक्यूटिव। कम से कम 2 कंसेक्यूटिव हो, तो 3 भी कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, बट 2 तो कंसेक्यूटिव होना ही चाहिए। तो इसको ऐसे समझो, मैंने O1, O2 ले लिया, ध्यान से समझना, O1, O2 ले लिया 2 कंसेक्यूटिव। तो इसके बाद O3 भी आ सकता है, या फिर O4 भी आ सकता है, या फिर O5 भी आ सकता है। आगे बात समझ में? तो ऐसा कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपका ON-1, ON और O1। ठीक है, O1, O2, O3, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखो, हमने ये वाला नहीं लिया है। कौन सा? ON, O1, O2, ये नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जब O1, O2 लोगे, O1, O2 लिया तो O3 आया, फिर O4, O5, ऐसे कहां तक चलेगा ये? एक मिनट, ये जो हमने लिखा है थोड़ा गड़बड़ लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे हम O1, O2 के साथ ON-1 लिया। मतलब वही बात है लिखने की, बट थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा। हमने 2 कंसेक्यूटिव तो ले लिए, आ रही बात समझ में? उसके बाद फिर O3 से लेके ON-1 तक लिया है। अब इसमें ध्यान रखना कि ON नहीं लिया है, क्योंकि आप दो पेयर लोगे, O1, O2 लिया, O2, O3 लोगे, O3, O4 लोगे, ऐसे ही ON, O1 तक लेना पड़ेगा। तो कितने ये हो गए? मतलब 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स लेने के ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? N, O1, O2 से लेके ON, O1 तक। जैसे यहाँ 3 कंसेक्यूटिव लिए थे, एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव लिए, तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और हर एक केस में ऐसे जो थर्ड ऑब्जेक्ट लेने का तरीका कितना है? ये O3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? ON-1 तक। तो 1 से स्टार्ट होता है ये, जैसे O3 से लेके कहां तक है ये? ON-1 तक। तो ON और O1 और O2 होता तो ये होते N, उसमें से 2 ये और एक ये हटा दो, 3, तो बचे कितने? N-3। तो 2 कंसेक्यूटिव लेने में कितने आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं? N-3। तो 2 कंसेक्यूटिव कितने तरीके से ले सकते हो आप? N तरीके से। आगे बात समझ में? अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाला केस हटाया है, क्योंकि इस केस में इसमें यहाँ वाला ये वाला केस आ जाएगा। तो ओवर काउंटिंग
नहीं होगी ऐसे करने से। आगे बात समझ में। नाउ सी पार्ट में बोला है नो टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसेक्यूटिव। नो टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा भाई? इसको आप फिक्टिशियस से भी कर सकते हो। आगे बात समझ में। आप फिक्टिशियस से कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन। तो एन में से आप कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले लो, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। इसमें से वो केस माइनस कर दिए जब कम से कम 2 कंसेक्यूटिव हो, मतलब बी केस, तो ये वाला केस माइनस कर दिया। सी में क्या किया, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, टोटल केस में से टोटल 3 कैसे ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप? एन में से NC3, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना भाई, NC3, उसमें से वो केस माइनस कर दिए जब कम से कम 2 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। तो वो 2 कंसेक्यूटिव केस कौन सा था? बी वाला था। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 87। Now question number 88. How many hexagons can be constructed by joining vertices of quindecagon? Quindecagon मतलब 15 sides polygon. If none of the sides of hexagon is also the side of the quindecagon. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 88। तो क्विंडेकागन मतलब कितने साइड्स होंगे? 15। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, ये क्विंडेकागन है। हमें हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन के लिए कितनी साइड चाहिए होती है? 6, या फिर बोलो वर्टिसेस कितने चाहिए होते हैं? 6। अब इसमें कंडीशन ये बोली है कि जो क्विंडेकागन की साइड है वो हेक्सागन की साइड नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले तो हमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये 1 सेलेक्ट कर लिया, 1 सेलेक्ट किया। जैसे मैंने बोला कि 1 सेलेक्ट कर लिया, आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसे कितने वर्टेक्स है? 15, तो हमने तो अभी एक ही लिया है। आगे बात समझ में। अब एक सेलेक्ट कर लिया तो हमें बाकी 5 और ऐसे चाहिए, 5 और ऐसे करना पड़ेगा कि वो 2 जो वर्टिसेस है कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो। तो ये 2 3 4 और ये 5 मान लो ये हो। तो ये आपका हेक्सागन कंप्लीट हो गया। मतलब आपने 1 को लिया तो 2 और 15 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि मान लो इस वर्टेक्स को हमने बोल दिया A B C D E और F। ठीक है, तो मान लो A और B के बीच में नंबर ऑफ वर्टिसेस x1 है, इसके और इसके बीच में x2 है, इसके और इसके बीच में x3 है, इधर x4 है और इधर x5 है। ठीक है, तो कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 1 2 कितने साइड से? 4 5 6। अच्छा, F और A के बीच में F6 हुआ, E और F के बीच में x5 भी तो होगा। तो सभी का सम जो होगा, हमने 6 कितने वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया? 6। टोटल कितने हैं आपके पास? 15। तो बचे कितने? 9। और इनके बीच में, जैसे A और B के बीच में कम से कम एक वर्टेक्स चाहिए, तभी कंसेक्यूटिव साइड नहीं, तभी आपको क्विंडेकागन की पॉलीगन की साइड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी एक्स आई है सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बहुत ही सिंपल, सबको टी आई प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। तो 9 माइनस 6 हो गया 3। इसके नॉन निगेटिव सॉल्यूशन निकाल ले, तो इसके नॉन निगेटिव सॉल्यूशन हो जाएंगे 3 प्लस 6 माइनस 1 C6 माइनस 1 दैट इज 8C5। क्या ये नंबर ऑफ वेज हो गए? क्या नहीं, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो हमने A को सेलेक्ट किया था, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं? 15C1। देन उसके बाद बाकी 5 वर्टेक्स एस लेने के तरीके जो कि कंसेक्यूटिव ना हो, तो वो कितना आ गया? 8C5। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने एक सर्कल वाला प्रॉब्लम किया था जिसमें 3 लोग लिए थे, या ट्रायंगल बनाना था, याद हो तो, वैसे यहां भी हो रहा है। आपने A को लिया तो B C D E F आया। अब एग्जैक्टली आप B को लोगे तो तब ये वाला पॉइंट फिर से आएगा। फिर इसको लिया तो फिर, कहने का मतलब है कि A को लिया तो ये पॉलीगन जो बना हुआ है 1 से 5 से 7 9 11 और 13 से, तो ये पॉलीगन ये हेक्सागन बना। 5 को लोगे तब सेम हेक्सागन बनेगा एक बार और,
7 को लो, क्योंकि 15 से 7 C1 में तो ये भी आएगा, फिर सेम हेक्सागन बनेगा। फिर इसको लोगे तो एक ही बनेगा, यही सेम हेक्सागन बनेगा। फिर इसको लोगे तो हेक्सागन बनेगा यही वाला। फिर F को लोगे तो यही वाला बनेगा। तो एक केस कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स। हमें कितनी बार चाहिए? एक बार। तो आप क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। तो ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन जिसकी कोई भी साइड क्वीन डेकागन की साइड नहीं होगी। आती है बात समझ में? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिजिट फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 where each digit is to be used exactly once so that the chosen permutation changes from increasing to decreasing or decreasing to increasing at most once. Example, the strings like 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 and this are acceptable, but strings like this are not. Okay, ठीक है भाई। तो प्रॉब्लम क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो आप। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 89, ठीक है। उसने क्या बोला है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग एट मोस्ट वंस। मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग मैक्सिमम एक ही बार हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, चल जाएगा, चल जाएगा। 6 5 4 3 2 1, ये क्या है? डिक्रीजिंग, ये भी चल जाएगा, एक ही बार हो रहा है। एटमोस्ट वन बोला है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। 1 2 3 6 5 4, क्या ये चल जाएगा? क्या बिल्कुल चल जाएगा। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, चल जाएगा। 4 5 6 2 3 1, क्या ये भी चल जाएगा? क्या हाँ, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। 6 5 4 6 5 2 फिर 4 3 1, ये चल जाएगा क्या? ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 6 से लेके, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ? 6 5 2, ये डिक्रीज हुआ, फिर 2 से 4 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो ये 3 बार हो गया, तो ये नहीं चलेगा। बट मैं ऐसे बोलूँ 6 5 4 6 5 1 ले ले हम, और 4 3 2 ले ले, क्या ये चल जाएगा क्या? तो पहले डिक्रीज हुआ यहां तक, क्या ये चलेगा? 6 5, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो ये भी नहीं चलेगा। या ऐसे बोलूं मैं फिर 6, ऐसे स्ट्रिंग बना ले हम, हमें क्या चाहिए? अच्छा, ये चलेगा कि नहीं? इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, मैं ऐसे बोलूं कि 6 5 4 देन 3 2 1, तो ये क्या हो रहा है? 6 5 4 तक डिक्रीज हुआ, 3 2 1, मतलब पूरा का पूरा डिक्रीज हुआ, तो ये तो चल जाएगा ना हमारा केस, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है ना, तो मैं इसको बोलूं कि 2 1 हुआ, फिर इसके बाद 3 4 5 6 हो जाए, तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 2 से 1 डिक्रीज हुआ और फिर आगे इंक्रीज होता जाएगा, तो ये भी चल जाएगा आपका। आगे बात समझ में? तो इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम गए 1 के पास, या तो पूरा इंक्रीज होना चाहिए या पूरा डिक्रीज हो, ठीक है, या फिर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, या फिर डिक्रीज हो इंक्रीज हो। बात को समझना, मतलब क्या क्या हो? इंक्रीज हो डिक्रीज हो, या फिर डिक्रीज हो और फिर इंक्रीज हो। आती है बात समझ में? तो हम सबसे पहले गए 6 के पास, सबसे पहले गए 6 के पास। 6 को हमने कहीं भी रख दिया, कहीं भी रख दिया, ठीक है, तो 6। अब हम गए 5 के पास, तो 5 इसके राइट में आ जाए या लेफ्ट में आ जाए, कितनी पोजीशन है उसके पास? 2। तो 5 के लिए कितने ऑप्शन है? 2। ऐसे हम 4 3 2 और 1 के लिए देखेंगे ना। 6 के लिए कितने ऑप्शन है? कहीं भी आप रख दो, एक तरीके से कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो आप, ठीक है। उसको मतलब 6 को उठा के पटक दिया।
अब 5 की बात आती है, तो 5 इसके 6 के लेफ्ट में चले जाए या राइट में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लो 5 आपका यहाँ आ जाए, कितने ऑप्शन है उसके पास? 2। अब 4 से बात की हमने, तो 4 जो नंबर बन गए 5 और 6 को रखने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 के लेफ्ट में, मतलब 5 6 पूरा जो इसके लेफ्ट में आ जाए, या फिर राइट में आ जाए। उसके पास भी कितने ऑप्शन? 2। 3 के पास भी मान लो आपका जो 4 है यहाँ आ गया, फिर 3 से बात करी तो वो भी राइट या लेफ्ट में कहीं भी आ जाए, 2 ऑप्शन, तो मान लो 3 यहाँ आ गया। 2 के पास भी 2 ऑप्शन, 1 के पास भी 2 ऑप्शन, कहीं भी आ जाए, मान लो यहाँ आ गया। तो अब इस नंबर को हमेशा देखो, ये इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने 6 बीच में रखा है, फिर 5 को रखा, फिर 4, फिर 3 या 2 और फिर 1। तो 1 हमेशा इधर आएगा या फिर उधर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ये इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में? इंक्रीज से डिक्रीज। आगे बात समझ में? तो ये कितने हो गए टोटल? 2 पावर 5। आगे बात समझ में? अब हमने क्या बोला कि 1 को प्लेस कर दिया कहीं भी आप 1 को रख दो। उसका रखने का तरीका एक ही होगा, कहीं भी रख रहे हैं ना हम। अब फिर इनकी बात कर लेते हैं। तो 2 को आप इसके लेफ्ट में या राइट में रख दो, कितने ऑप्शन है? 2। 3 को कहीं भी रख दो, कितने ऑप्शन है? 2। 4 को कहीं भी रख दो, कितने ऑप्शन है? 2। 5 को कहीं भी रख दो, कितने ऑप्शन है? 2। 6 को कहीं भी रख दो आप, या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, कितने ऑप्शन है? 2। अब इसमें देखो 6 आपने लिया है ना, फिर उसके बाद 5 लिया, तो ये जो नंबर बनेगा हमेशा डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करेगा। तो ये वाला केस भी आ गया। पहले हमने 6 को प्लेस किया, फिर 5 पर प्लेस किया, 4 3 2 1 लेफ्ट राइट करते करते, तो हमेशा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग बनेगा। आगे बात समझे? तो ये भी टोटल कितने केस आ गए? 2 पावर 5। ओके, बट इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि ये वाली जो स्ट्रिंग है इन पर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया था, 6 को प्लेस किया था, तो ऐसा हो सकता है कि 5 राइट में आ जाए, 4 फिर 3 फिर 2 या फिर 1 आ जाए, ये आ सकता है। या फिर 6 रख दिया तो 5 इधर आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 इधर आ जाए, है ना। अब ऐसा इसमें भी होगा कि 1 को लिया तो 2 3 4 5 6 इधर आ जाए, 1 को लिया तो 2 3 4 5 6 इधर आ जाए। तो ये केस और ये केस और ये केस हमें काउंट तो करना था कितनी बार, एक एक बार आ गए, कितनी बार? 2 बार। तो 2 केस टोटल माइनस कर दो आप। 2 केस किसके लिए माइनस किया? 1 से लेके 6 तक और 6 से लेके 1 तक के लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 के लिए, 6 5 4 3 2 1 के लिए। तो ये आ गया 32 + 32 64 - 2 30 62। सो दिस इज योर आंसर। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 89। ओके, now question number 90 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज इन विच एन ant कैन रीच फ्रॉम 1 to 1 to 4,5 बाय शॉर्टेस्ट पाथ। ये ग्रिड प्रॉब्लम है, इन ग्रिड में बात कर रहे हैं, फ्रॉम 1,1 to 4,5। ठीक है, इसको समझो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 90। तो सबसे पहले तो आप ग्रिड बनाओ। ग्रिड प्रॉब्लम जब भी आए ध्यान रखना ऐसे होगा, सुनना ध्यान से। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी हमने, ठीक है, वो सारी क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट। और जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी वो सारी इक्विडिस्टेंस होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी सारी इक्विडिस्टेंट होगी। आगे बात समझ में? अब उसने क्या बोला, ये x = 1, x = 2, x = 3, x = 4 और x = 5, y = 1, y = 2, y = 3 और y = 5। ठीक है, मतलब ये जो है, ये और ये, मतलब सारे ये जो भी बन रहे हैं ये सारे स्क्वायर्स बनेंगे। ग्रिड प्रॉब्लम में यही होगा कि सारे के सारे क्या बनेंगे? स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, ये जितने भी बन रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि 1,1 से एक पर्सन चल रहा है यहां से, ठीक है, और उसको कहां पहुंचाना है? 4,5 तक। हाँ, 4,5 तक। तो 4,5 एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां तक। ठीक है, तो इस टाइप, और शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो वो कैसे पहुंचेगा? और इसमें ऐसे समझो कि पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो एक स्टेप चलने का मतलब है कि इस पे चलेगा, फिर यहाँ रुक गया, उसके बाद या तो इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा,
ऐसे यहाँ पहुंच गया मान लो, तो उसके बाद यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा। ऐसा नहीं कि जंप मार दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं हो रहा है भाई कि कूद गया छलांग मार दी उसने, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी ये 1 यूनिट के जो स्टेप्स हैं, ये जो 1 यूनिट जो साइड है स्क्वायर की, ये सारे आपके स्टेप्स है। आगे बात समझ में? तो उसको यहाँ से यहाँ तक चलना है। शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा? शॉर्टेस्ट पाथ आपका तब होगा जब ऐसा नहीं कि वो इधर चले जाए, फिर ऐसे चले जाए और फिर ऐसे आ जाए, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ। आप समझ सकते हो? मान लो ऐसे तो कहीं भी जा जाए फिर घूम के आ जाए, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब वो यहाँ से मान लो निकला, फिर उसके बाद इधर जा सकता, मान लो इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर नहीं जाके फिर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर। तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ऐसे नहीं कि फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है। एक की जगह कितने आ गए एक्स्ट्रा? 3 पाथ आ गए, तो 2 पाथ एक्स्ट्रा हो गए। मतलब समझ में आ रही है बात? तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा कि वो हर एक स्टेप चलने पे, हर एक स्टेप ए से स्टार्ट करे वो 1,1 से, और यहाँ तक उसको पहुंचना है, तो यहाँ से स्टार्ट करे वो, या तो वो राइट में एक स्टेप जाए या फिर अपवर्ड एक स्टेप ले। हर एक स्टेप पे वो या तो आगे मूव करे या ऊपर मूव करे, तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो कहीं भी इसको यदि लेफ्ट लेना पड़ा और डाउनवर्ड आना पड़ा, तो वो आपका मैक्सिमम पाथ हो जाएंगे। मतलब सॉरी, मैक्सिमम नहीं, वो जो शॉर्टेस्ट पाथ से ज्यादा आ जाएंगे, मैक्सिमम तो नहीं होगा। आगे बात समझ में? क्यों हो रहा है भाई? फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि यहां से जैसे उसको यहां जाना है, तो मान लो इधर वो चला गया, फिर इधर चला गया, तो उसको कहीं ना कहीं से एक बार पीछे तो आना ही पड़ेगा। तो जैसे पीछे आया तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से ज्यादा पास हो गया। आगे बात समझ में? तो इसलिए हमने बोला कि या तो वो राइट में मूव करे या फिर अपवर्ड मूव करे, तो आपका वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो अब यहां से यहां तक उसको पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनना, ए से बी तक उसको पहुंचने के लिए कैसे भी वो जाए, मान लो यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चले जाए, और फिर ऐसे, तो क्या बी तक पहुंच गया क्या? अब इसमें देखो आप कि वो वर्टिकल पाथ कितने चला, 1 2 3 और 4। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितना चला, 1 2 और 3। हमने ये पाथ जो लिया था, इसमें भी देखो वर्टिकल कितना चला, 1 2 3 4, और राइट में कितने चला स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो कैसे भी चले जाए, मान लो यहाँ से ऐसे चले गया, यहाँ से ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसा चले जाए, फिर ऐसे चले जाए, और फिर ऐसे चले जाए, फिर ऐसे चले जाए, फिर ऐसे चले जाए, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पाथ तो कितने हैं, 7 रहेंगे सभी में। देख लो, काउंट कर लो अब, 4 + 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7। वर्टिकल कितना चला, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल कितना चला, 1 2 3। तो टोटल आपके पास 7 पाथ है, उसमें से 3 कोई भी हॉरिजॉन्टल पाथ ले ले, तो वो 7 में से 3 कोई भी ओरिजेंटल पाथ ले ले, और बचे 4 में से उसको क्या लेना पड़ेगा, 4 वर्टिकल। तो उसका लेने का तरीका एक ही, या फिर ऐसे बोलो कि 7 में से कोई भी 4 वर्टिकल पाथ ले ले और बाकी 3 में से 3 ओरिजेंटल ले ले, तो भी वो बी पर पहुंच जाएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। आगे बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 7C3 या 7C4। इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं हम ग्रेड प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 10 डिजिट्स, द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर दैट कंटेन ओनली 2 and 3 as its digit but no any pairwise 3 joins together is okay। तो हमें एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 91। 10 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, जिसमें यूज हमें डिजिट 2 और 3 करना है, ठीक है। और ये बोला गया है कि नो एनी पेयर वाइज 3 जॉइंस टुगेदर, मतलब कोई भी 3 साथ में नहीं रह सकता। आगे बात समझ में? तो 2 और 3 से तो रिपीटेशन तो यहां पर होगा। तो आप ऐसे सोचो कि भाई 3 हम ले ले, फिर उनको मतलब कितने 2 आएंगे कितने 3 आएंगे, तो यहाँ तो दिक्कत है कोई तो फिर क्या करेंगे हम, केसेस बना लो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो 1 3 यूज किया, ठीक है।
मतलब 2 और 3 दोनों डिजिट आना चाहिए, ये बोला गया है ना, दोनों डिजिट आना चाहिए 2 और 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक 3 लिया जो नंबर ऑफ थ्रीज है, थ्रीज एंड देन टूज। मान लो एक 3 लिया तो 9 क्या यूज करना पड़ेगा आपको, 2। तो हमने क्या किया, 3 साथ में नहीं चाहिए हमें, तो आप तो ऐसे बोलो कि सभी के सभी 9 को आप अरेंज कर दो। अरेंज करने का तरीका एक ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। अब ये जो 9 है वो कितने गैप्स क्रिएट करेंगे, 10। तो उसमें से एक में कहीं भी 3 रख दो तो काम चल जाएगा, 10C1। आपने फिर 2 3 लिए और 2 कितने लेना पड़ेगा, 8। आपने 8 2s को अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट का तरीका एक तरीका होगा, ठीक है। तो अब 8 को अरेंज करने के बाद गैप्स कितने क्रिएट हो गए, 9। तो उसमें से कितने गैप्स ले लो आप, 2। तो वहां पर 3 को रख दोगे तो कभी भी आपका जो 3 है एक साथ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। आगे बात समझ में। ऐसे 3 लिया, इधर 7 लिया, कितने गैप्स क्रिएट कर देंगे, 8। तो 8C3। ना 4 लिए तो 6, तो कितने गैप क्रिएट कर लेंगे, 7। तो 7C4। 5 3 ले लिए, 2 हमने, तो 2 ही 5 कितने गैप हो गए, 6। तो 6 में से 5 ले लो। अब 3 हमने 6 ले लिए और 2 कितने बचे, 4। तो कितने गैप आएंगे, 5। 5 में हम 6 को बैठाएंगे तो वो कंसेक्यूटिव आई जाएंगे, मतलब आगे के केस कोई नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है। तो इन सबको ऐड कर दो, आगे कोई केस नहीं आएगा। यही आपका आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 91 का। ओके, नाउ प्रॉब्लम 92। 92 है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म D1 D2 D3 D4 D5 where DIs I1 2 3 4 5 are digits satisfying the condition D1 less than D2 less than or equal to D3 less than D4 less than or equal to D5 is okay. So क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे बोला गया है कि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट्स का, D1 D2 D3 D4 ये सारे डिजिट्स है, ठीक है। और कंडीशन क्या है डिजिट्स में कि D1 शुड बी लेस देन D2 and D2 should be less than or equal to D3 should be less than D4 and this is less than or equal to D5, ठीक। ये आपके डिजिट्स बोले गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है, ठीक। ओके भाई, सबसे पहले तो आप बताओ इससे क्या समझते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू से। इसका मतलब ये होता है कि नंबर, जैसे ये बोला, क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसा समझते हो कि ये जो होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो एंड नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ मतलब इससे बड़ा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए, ऑब्वियसली है कि ऐसा नहीं हो सकता कोई भी। तो यहां पर क्या लगा है, 3 ग्रेटर देन 2, तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ऐसे बोलूं मैं तो यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यहाँ पर इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है। आ रही बात समझ में। तो हम इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल टू नहीं बोलते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बराबर नंबर हो जाए और एक साथ बड़े और अलग अलग भी हो जाए, मतलब एक बड़ा हो जाए दूसरे से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बात समझ, इसलिए हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये बात यदि आपको समझ में आती है तो हम यहां भी वही करने जा रहे हैं भाई। यहां पे इक्वलिटी लगी हुई है इनइक्वलिटी के साथ में, है ना। तो हम इन्हें क्या किया, ये यदि केस है तो क्या क्या हो सकता है कि भाई D1 D2 ये दोनों, D2 जो है D3 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे ही हमने D4 जो है D5 से छोटा हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर जाए, यहाँ इक्वलिटी होल्ड ना करे, बिल्कुल वही तो केसेस बना रहे हैं हम। तो और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस और क्या हो सकता है कि मान लो जो अभी तुम लोग बोल रहे हो कि D2 और D3 बराबर हो जाए, तो तब D4 D5 से छोटा हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो जाए कि D1 लेस देन D2 लेस देन D3 हो जाए और D4 और D5 बराबर हो जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि D2 D3 बराबर हो जाए और D4 D5 बराबर हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है, क्या क्या बोला गया है। यदि ऐसा केस है तो यहाँ पर एक बार इक्वलिटी होल्ड करेगी, एक बार इनइक्वलिटी करेगी, तो हमने वही किया है। एक बार दोनों जगह इनइक्वलिटी लगा दी, फिर एक बार इधर इक्वलिटी लगाई, इधर इनइक्वलिटी,
इधर इक्वलिटी इधर इनइक्वलिटी, और दोनों जगह इक्वलिटी लगा दी। आगे बात समझ में। अब इसमें जो नंबर बनाना है, सबसे पहले डिजिट D1 आएगा, तो सबसे पहले D1 जो है सबसे छोटा है, ये बात आप, ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड ऐसा 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 तक होते हैं। आगे बात समझ में। तो हमें 5 डिजिट ऐसे सेलेक्ट करना है और उनका ऑर्डर क्या रहेगा इस टाइप से, या तो 5 जो रहे तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा पहले आ रहा है, इसका मतलब मैं इनमें से कहीं भी 0 ले लूं तो 0 तो पहले इस पोजीशन पे आएगा और फिर बाकी के 4 ले ले हम, मान लो ये ले लिया, तो क्या है 5 डिजिट का नंबर बचा क्या? नहीं बचा, ये तो 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस प्रॉब्लम में कहीं भी 0 को नहीं लिया जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बोलो। कहीं भी 0 को नहीं लिया जाएगा। ओके, सो तो 0 तो चला गया इस केस से, ठीक है। तो यहां पर आप समझो कि आप 9 डिजिट इनमें से कोई भी ले लो, उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। 5 डिजिट आप कोई भी ले लो, मान लो मैंने ले लिए 2 3 5 7 6 एंड 1, 3 6 हो गए, 1 को हटा दो, ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाए कि अब इनको इस हिसाब से बताओ, इस हिसाब से अरेंज करना है, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये नंबर बनेगा। तो इनका अरेंजमेंट तो एक ही हुआ ना, ये डिजिट आपस में अरेंज कर ही नहीं सकते। आगे बात समझ में। इसमें आपको कितने डिजिट लेना है? 4, 5 नहीं लेना है, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। आगे बात समझ में। तो 9 में से आप 4 कोई भी ले लो, आपको कितने डिजिट सेलेक्ट करना है? 4 डिजिट। आगे बात समझ में। तो 9 में से आप 4 कोई भी ले लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 तो इक्वल है ही, D3 और D4 इक्वल है। अच्छा, अब इसमें ये बात आती है कि भाई इक्वल, तो जैसे मैं 4 डिजिट ले लूं, 1 5 7 9, 4 ये ले ले, अब इक्वल कौन सा होगा? तो ये अंडरस्टूड है कि सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इक्वल कहाँ, इक्वलिटी कहाँ होगी? D2 और D3 पर। तो ये दोनों और ये दोनों, ये D2 हुआ तो D3 भी आपका 5 ही होगा, तो उसको इक्वल कर देंगे, ये नंबर बनेगा। तो ऐसा नहीं कि 1 1 हो जाए फिर 7 7 या 9 9, ऐसे 4 केस ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बात समझ में। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पर 9C4। 9C4 कैसे भाई? 4 डिजिट ले लो, उनका अरेंजमेंट। अब इसमें क्या होगा कि 9 और 9 रिपीट करेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो रिपीट करेगा। इधर क्या होगा, आपको 3 डिजिट लेना है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये 2 डिजिट और ये 3 डिजिट ले लो, उनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा, क्योंकि आपने जिससे 3 डिजिट लिए है, 1 5 1 6 2 ले लिया मान लो, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो 1 छोटा, फिर 2 और 6, तो 2 रिपीट करेगा, देन 6 रिपीट करेगा, अरेंजमेंट एक ही होगा। तो इसका जो सम होगा वो निकाल सकते हैं हम, 9C5 प्लस 9C4 प्लस 9C4 प्लस 9C3। तो यहाँ पर NCR प्लस NCR प्लस 1 होता है, N प्लस 1 CR प्लस 1, तो ये हो गया 10C5 और ये हो जाएगा 10C4, अगेन उसमें सेम प्रॉपर्टी, तो 11C5। ये आपका आंसर आ गया प्रॉब्लम नंबर 92 का। ओके, और एग्जैक्टली यही 93 भी एक प्रॉब्लम दे रखा है इसमें। 93 में आपसे बोला गया है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, बस डिजिट्स के लिए कंडीशन दे रखी है, D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू D3 ग्रेटर देन D4 ग्रेटर देन D5। अब यहां पर देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पर देखो कि सबसे जो छोटा नंबर है वो राइट पोजीशन पे जाएगा, तो राइट में आपका 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डिजिट्स जो यूज होंगे वो 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट यूज होंगे, और कंडीशन क्या क्या लगेगी? D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D4 ग्रेटर देन D5, या फिर दूसरा केस जो बनता है वो बनता है D1 ग्रेटर देन D2 इक्वल टू D3, इक्वलिटी लगा दी एक बार, ग्रेटर देन D4 ग्रेटर देन D5। तो इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे 10 में से आप 5 डिजिट कोई भी ले लो। 10 क्यों कैसे हो गए? 0 भी इंक्लूड हो गया, उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। ओके, प्लस इस केस में 10 में से आप 4 डिजिट कोई भी ले लो, उनका अरेंजमेंट का तरीका एक, तो ये आपका हो गया 11C5। तो ये और ये एक ही बात है। आती है बात समझ में? आंसर मैच कर रहा है? अब मैच कर रहा है तो इससे हम कुछ नहीं बता रहे, बस बोल रहे कि आंसर सेम है, 11C5 11C5। ओके, नाउ
ना क्वेश्चन नंबर 93 हो गया, 94। प्रॉब्लम नंबर 94। 94 क्या है? ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम लंडन टू कैम्ब्रिज, stops at 12 intermediate stations. 75 persons enter the train during the journey with 75 different tickets of the same class. Okay. Number of different sets of tickets they may be holding is. Okay. सबसे पहले तो एक अंडरलाइन करेंगे हम, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी। 75% इंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब लंदन से कोई नहीं चढ़ रहा है, स्टेशन 1 से जो भी एंट्री होगी स्टेशन 1 से एंट्री होगी, मतलब जर्नी स्टार्ट होने के बाद की बात कर रहा है ये। तो लंदन से जब ट्रेन आपकी चल रही है उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो लंदन से कैम्ब्रिज तक जा रही है, बीच में नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं आपके पास? 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो लंदन से आपकी ट्रेन निकल गई है, ठीक है भाई, लंदन से ट्रेन निकल गई है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम समझो कि सबसे पहली बात तो है कि सभी में क्लास एक ही है। जैसे मान लो ट्रेन में हमारे यहाँ क्या रहता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, देन सेकंड क्लास, ओके। तो यहाँ पर जो क्लास है वो एक ही, हमने मान लिया थर्ड एसी मान लीजिए, स्लीपर मान लो, है ना, स्लीपर मान ली, मतलब जितने भी डिब्बे हैं आपके ट्रेन में वो सारे स्लीपर क्लास के, तो मतलब जो भी आपको टिकट मिलेगी स्लीपर क्लास की मिलेगी। इस प्रॉब्लम में यदि क्लास 2 हो जाती तो टिकट भी 2-2 ले सकता है एक बंदा। ये क्या बोल दिया मैंने, आप समझो आप गोवा पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? गोवा, ठीक है। वहां से आपको वापस आना है, तो आपके पास एक ट्रेन में 3 क्लास है, 4 क्लास है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर। आप कितने तरीके से टिकट ले सकते हो? 4 तरीके से, तो फर्स्ट एसी या सेकंड या थर्ड या स्लीपर की। बट मैंने बोला कि आप गोवा से आ रहे हो, इमेजिन करो सभी नहीं पहुंचते वहां, है ना। तो क्या हुआ कि आपको बोला गया कि स्लीपर है बस, ठीक है। आप कितनी टिकट ले सकते हो? एक ही टिकट ले सकते हो ना स्लीपर क्लास की, आपके नाम से आप एक ही टिकट ले सकते हो स्लीपर क्लास की, क्योंकि वहां पर क्लास ही एक है। तो यहाँ भी वही बोला गया है कि क्लास एक ही क्लास है, जो जितने पर्सन है सब एक ही क्लास के टिकट लेंगे। अच्छा 2 क्लास 3 क्लास हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, एक बंदा अभी एक टिकट ले रहा तो एक बंदा कितने लेगा? 3 टिकट लेगा, ओके। तो कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि क्लासेस वो अलग 2-3 कर दे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक क्लास है तो एक टिकट ले रहा है एक बंदा, तो एक बंदा यदि 3 क्लास कर दूं तो कितने टिकट ले सकता है? 3, सिंपल, ओके। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम था इस पे वापस आ जाओ। लंदन से कैम्ब्रिज एक ट्रेन चल रही है, बीच में स्टेशन से S1 से लेके S12 तक, ठीक है। अब बात को समझना, बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है, बंदा S1 से मान लो स्टार्ट किया, सुनना ध्यान से, आपके पास पर्सन कितने? 75। उसको 1 मिनट के लिए हटा दो, उसको 1 मिनट के लिए आप हटा दो, कितने पर्सन है? आप तो एक बंदे की बात करो, और वो बंदा हमने कौन लिया? विनोद। कौन लिया? विनोद, है ना, विनोद की बात करते हैं। अब जो बंदा है कौन है? विनोद। वो मान लो स्टेशन 1 से चढ़ा, कहां से चढ़ा? स्टेशन 1 से चढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, तो चढ़ने के लिए थोड़ी ना टिकट लगेगी उसको। सबसे पहली बात तो इसमें था कि ड्यूरिंग द जर्नी, तो लंदन से कोई भी काम नहीं होगा, लंदन से ट्रेन चल दी, फिर जो भी आगे स्टेशन से उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब मान लो हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, क्यों बात करें? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा कितने टिकट होल्ड कर सकता है वो। आ रही बात समझ में? तो मान लो
कोई बंदा यहाँ S1 से चढ़ता है तो वो जो है S2 की टिकट ले सकता है, मतलब S1 से S2 की ले सकता है, या S1 से S3 की ले सकता है, या S1 से S4 की ले सकता है, या फिर S5 S6 S7, या फिर कैम्ब्रिज की भी ले सकता है। तो ये नहीं बोला है कि कैम्ब्रिज पे ट्रेन खाली जाएगी, ऐसा नहीं बोला है। तो ये कोई बंदा यदि यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो वो कितनी टिकट्स ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कौन है हमारे पास? विनोद। वो मान लो यहां से स्टार्ट करता है जर्नी, तो फिर अच्छा ट्रेन ऐसे तो नहीं कि ऐसे गई फिर वापस आ गई, ऐसे मत कर देना, इंडियन रेलवेज ने पलटा दिया। ठीक है, अब वो आगे की यहां से S3 से लेके कैम्ब्रिज तक कोई भी टिकट ले सकता है। तो टोटल कितनी टिकट्स हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब S2 को हटा दो, फिर S4 से लेता तो इसको हटा दो 10, फिर 9। ठीक है, मान लो यहां पहुंच गया, फिर 1, मतलब इस स्टेशन पहुंच गया तो वो एक ही टिकट होल्ड कर सकता है, कैम्ब्रिज की बस, है ना। आ रही है बात समझ में? तो कोई बंदा इतने तरीके से कोई भी टिकट होल्ड कर सकता है। या तो यहां से चढ़ता है तो 12 टिकट, यहां से चढ़ता है तो 11, फिर यहां से चढ़ता है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे बात समझ में? तो इनका सम कितना आ गया? ये हो गया n n + 1/2। ओके, तो ये हो गया n n 78। हाँ, आगे बात समझ में? तो कोई एक पर्सन जो है 78 टिकट होल्ड कर सकता है। फिर अब बोलोगे, अब उसमें क्या बोला है? मतलब किसी एक बंदे की हम बात करें तो वो यहां से यदि ट्रेन में चढ़ता है तो वो यदि टिकट निकालना चाहे तो वो 78 स्टेशन की टिकट निकाल सकता है, 78 नंबर ऑफ वे से टिकट निकाल सकता है। बट उसने क्या बोला है कि 75 पर्सन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और सभी के पास 75 डिफरेंट टिकट्स है, मतलब सभी के पास एक एक टिकट है। टिकट्स कितनी है सबके पास? 1 ईच। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं टिकट लेने के? 78। तो उसमें से हम 75 टिकट कोई भी ले ले, यही तो पूछा गया हमसे। टोटल हम जो नंबर ऑफ टिकट्स है 78 वेज में निकाल सकते हैं, निकालनी कितनी है? 75। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 78 सी 75। आगे बात समझ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 94। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 नहीं था, 94 था वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या है। देयर आर n स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, no two of which are parallel and no three pass through the same point. Their points of intersection are joined. Then the maximum number of trace lines thus introduced is. Okay. इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आए आप क्या करोगे? आपके पास कितनी स्ट्रेट लाइन है भाई? n स्ट्रेट लाइन है, कोई भी दो पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन जो लाइन है किसी सेम पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर जॉइंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेस लाइन बतानी है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक लाइन ली, कोई फ्रेश पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। दो लाइन ली, कोई फ्रेश पॉइंट मिलेगा क्या? सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक मिलेगा, क्या फ्रेश लाइन मिलेगी क्या? एक पॉइंट को किससे ज्वाइन करो तो लाइन मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर मैंने तीसरी लाइन ली, तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए? 1 2 और 3। अब इनको ज्वाइन करने से कोई फ्रेश लाइन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसको ज्वाइन किया तो यही लाइन आ गई, इसको किया तो ये लाइन आ गई, इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गई, तो नए कोई भी पॉइंट नहीं मिले। अब मैंने एक फोर्थ लाइन ली, फोर्थ लाइन ऐसी ली जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि उसने बोला है कि कोई भी तीन लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, मतलब ऐसा नहीं कि यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा नहीं होगा, उसने बोल रखा है। तो फिर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए आपके? 3 पहले के और 3 ये 6 हो गए। क्या इसमें फ्रेश लाइन मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। कितनी मिल रही है? इसको और इसको ज्वाइन किया तो एक लाइन आ गई है, डॉटेड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये फ्रेश लाइन है ना।
ऐसे ही मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन मिल गई, ऐसे ही इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन मिल गई। अब और दो कोई भी आप ज्वाइन कर दो, कभी फ्रेश लाइन नहीं मिलेगी। जैसे मैंने इसको और किसको करना चाहते हो, इसको, तो ये तो कर चुके, इसको और इसको किया तो यही लाइन मिल जाएगी, इसको किया तो यही लाइन मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप जो एन लाइन से उसमें से 4 कोई भी लाइन ले लो, एन जो लाइन से आपके पास 4 कोई सी भी लाइन ले लो आप। न्यू फ्रेश लाइन कितनी मिल रही है? 3। 9 में से आप 4 कोई भी लाइन ले लो, जो नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस कितनी मिल रही है? 3। तो 4 का कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, आपको नई नई लाइन मिलती जाएगी, 3 3 3 3 3 3। तो यही आपका आंसर हो गया 95 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बात समझ में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आए, अब बोले कि ट्रायंगल बताओ, तो सभी में यही करेंगे कि आप सबसे पहले तो स्टार्ट करो 1 से 2 से 3 से, जहां भी आपको फ्रेश लाइन मिल जाए काम खत्म हो गया आपका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। नाउ 96 क्या बोला है? बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स सब सेट दे रखा है 1 से 2070 तक। ए इज सबसेट ऑफ एक्स, बी इज सबसेट ऑफ एक्स और ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ एक्स। यहां पर जो है सबसेट का मतलब ये है, जो साइन दे रखा है, पी सबसेट क्यू मीन्स पी सबसेट ऑफ क्यू बट पी नॉट इक्वल टू क्यू। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ एक्स। ओके, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 96। ओके, प्रॉब्लम नंबर 96। आपके पास जो सेट है वो है 1 से लेके 2 3 4 2017 तक। ठीक है, अब ए जो है वो एक्स का सबसेट है, बी जो है वो भी एक्स का सबसेट है और ए यूनियन बी जो आएगा वो भी एक्स का सबसेट है। अब इसमें ध्यान रखना कि ए यूनियन बी जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ए और बी इस हिसाब से सिलेक्ट करें कि ए यूनियन बी जो है वो एक्स का सबसेट हो, प्रॉपर हो, है ना। मतलब ए यूनियन बी एक्स से बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स आपका सेट है, ये एक्स सेट है ना, ए नहीं है, एक्स है। ठीक है, तो ए और बी में जो आपके सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 2017 ये सारे आ गए, तो वो एक सा हो गया, मतलब कम से कम एक जगह आ गए। ए यूनियन का तो समझते हो ना कि इसके एलिमेंट भी काउंट करना है, इसके एलिमेंट भी काउंट करना है, उसका जो सेट बनेगा। ओके, तो समझना इस बात को। और उसमें एक बोला है अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर बताना है। ऑर्डर्ड पेयर अलग बात हो गई, है ना। अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर तो समझते हो, जैसे 2,1 बोलूं या 1,2 बोलूं, इसके लिए दोनों एक ही बात है। ऐसे अनऑर्डर्ड के लिए, ऑर्डर्ड में दोनों अलग अलग बातें हो गई। ओके, अब समझना बात को, हम पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे वो समझना बहुत ही आसान है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सबसे बोला जाए कि जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई करे, बट इसको ना करे। तो बात को समझना, मैं बोलूं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने 1 लिया तो उसके पास कितने ऑप्शन है, कहां का जा सकता है, वो दोनों में चला जाए तो भी काम हो जाएगा, या फिर ए में चले जाए बी में ना जाए, या फिर ए में ना जाए बी में चला जाए, या फिर दोनों में नहीं जाए तो भी काम चल जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? 4। तो दूसरे एलिमेंट के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, तो 2017 के लिए भी कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस। तो 4 4 4 4 ये हो गए। आगे बात समझ में। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है भाई। कोई भी एलिमेंट में लेता हूं तो वो एक्स का सबसेट, यहां से एलिमेंट उठा रहे तो सबसेट तो बनेगा बनेगा, बट उसमें ये हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट या तो ए में जा रहा है या बी में जा रहा है या दोनों में जा रहा है, तो भी चल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो ये वाली बात। मैं जैसे मैं एलिमेंट 1 लिया, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए बात कर रहा हूँ, वो तो या तो ए में चले जाए या बी में चले जाए या दोनों में चले जाए। मतलब इन तीनों केसेस में कहीं भी चले जाए तो आपको ए यूनियन बी एक्स के बराबर मिलेगा। क्या मतलब 1 को लू तो मैं या तो ए में ले रहा हूं या बी में ले रहा हूं या दोनों में ले रहा हूं। बी के लिए 2 के लिए भी बोला, 3 के लिए भी बोला, 2017 जो नंबर है उस 2017 के लिए भी यही बोला।
तो सारे के सारे नंबर ए या बी में आ रहे हैं क्या, तो उनका यूनियन जो आएगा वही ये सेट हो जाएगा क्या, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें से आपको वो केस माइनस करना पड़ेगा जब ए जो नंबर है आपके पास वो दोनों में जा रहा है, या फिर ए में जा रहा है बी में नहीं जा रहा है, या तो ए में नहीं जा रहा है और बी में जा रहा है। तो कितने ऑप्शन है सभी के लिए, तीन तीन ऑप्शन, तो 2017। आगे बात समझ में। तो ये आपके आ गए ऑर्डर्ड पेयर, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गया। यदि पूछता आपका ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, बट उसने क्या पूछा है, अनऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर तो आपका हो गया, अनऑर्डर्ड पेयर बचा हुआ है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि समझना ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। ए में मान लो एलिमेंट आ गया 1 2 3, ठीक है, और बी में मान लो एलिमेंट आ गया आपका 2 3 4, ठीक है। समझना ध्यान से। तो ए कॉमा बी में यदि हम देखें तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो क्या क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, और या सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इसको ऐसे समझे कि मैंने ये ले लिया, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, तो इधर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है। फिर बन गया 1 1 2 3, 2 1 2 2 2, हाँ, और बनेगा 3 1 3 2 3 3। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, क्या क्या आपने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ना समझने के लिए, क्या किया है, छोटा सा एग्जांपल लिया गया है, पूरी कहानी नहीं बता सकते कितने एलिमेंट्स है 2017। तो समझना, इसमें 1 1 कितनी बार आया, एक बार, 2 2 एक बार, 3 3 एक बार, यही गड़बड़ी कर रहे हैं अनऑर्डर्ड पेयर में। कैसे समझना, 1 2 लूं मैं, 2 1 लूं, ऑर्डर्ड पेयर में तो ये अलग अलग बातें हो गई, ठीक है। 1 3 लूं मैं और 3 1 लूं, ये भी अलग अलग बातें हो गई। 2 3 लिया और 3 2 लिया, तो ये अलग अलग बातें हो गई। मतलब आपने जो किया है इस प्रोसेस में, क्या किया, टोटल माइनस। हमने ये वाला केस कौन सा घटाया कि जब वो सारे के सारे एलिमेंट या तो ए में जा रहे हैं या बी में जा रहे हैं, मतलब यूनियन उनका, मतलब जो भी एलिमेंट है कम से कम एक में जा रहा है, तो उनका यूनियन क्या आएगा, ये सेट के बराबर आ जाएगा। तो वो वाला केस हमने माइनस कर दिया। अब इसमें अंदर क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक बना, मान लो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया तो उसमें ये आ रहा है ना। अब समझो 1 2 है, 2 1 है, मतलब ए कॉमा बी लूं मैं और ए और बी बराबर नहीं है, तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए अवेलेबल है। ए कॉमा बी लिया तो बी कॉमा ए अवेलेबल है, ठीक है। बट मैं बी को भी ए ले लूं तो ए कॉमा ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो यदि आप, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें क्या चाहिए, अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा काम हो गया। नहीं, काम नहीं हुआ, क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, तो ये 2 बार आ रहा है, तो आपने उसको एक बार ले लिया। आगे बात समझ में, तो काम आपका चल गया। ऐसे ही 1 3 है, 3 1 कितनी बार अवेलेबल है, 2 बार है। 2 3 लिया, 3 2 लिया, तो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। हमें चाहिए कितनी बार, एक बार। बट जब ए जो है वो एक बार एक बार एक बार एक बार आ रहा है, मतलब ए और बी में सेम एलिमेंट आ जाए, तो वो वाले जो नंबर से उनका जो अनऑर्डर्ड पेयर है वो एक ही बार आ रहा है, ठीक है। बट आप डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो तो बचा जो, जहां पे ए कॉमा बी में ए और बी बराबर नहीं है, वो तो दो बार है, कोई दिक्कत नहीं। जब पर ए कॉमा ए कितनी बार अवेलेबल है, एक बार, तो उसमें से आपने एक बार में से 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार बचे, आधे टाइम। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, इसमें से वो केस माइनस कर दिए। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। 1 1 2 2 3 3 एक ही बार अवेलेबल है, तो इनका तो 1 1 2 2 3 3 यही आपको चाहिए बस। इसको एक बार भी हम लिख दे तो काम चल जाएगा, अनऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा। आगे बात समझ में। बट 1 2 2 1 इसको हम 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो वो 1 2 एक ही बार लिखा जाएगा, ये लिखे, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। बट उसमें दिक्कत कहाँ रही है कि ये जो है एक बार आना चाहिए, अब कितनी बार बचा, इस कारण से हाफ टाइम। तो हमने क्या किया, वो वाले केस माइनस कर दिए। तो हमने क्या किया, वो वाले केस माइनस करके फिर ऐड कर देंगे।
तो माइनस करने से कौन से केस आ गए, जब ए कॉमा ए टाइप के नहीं होंगे वो वाले आ गए, और जब ए कॉमा ए के हैं तो वो वाले अलग से लिख दिए। तो वो वाला केस कौन सा होगा, जब ए और बी, फिर से वही बात कि बन लिया या तो ए बी दोनों में आ जाए या फिर दोनों में नहीं आए। मतलब पहला एलिमेंट लिया उसके बाद दो ऑप्शन है, दूसरा एलिमेंट लिया उसके भी दो पास दो ऑप्शन, भाई जरूरी थोड़ी ना कि सारे एलिमेंट उसमें आए। फिर 2 लिया उसके बाद भी दो ऑप्शन, 3 लिया उसके बाद भी दो ऑप्शन, 4 लिया उसके बाद भी दो ऑप्शन, तो सभी के पास कितने ऑप्शन, 2 2 2 2 2 2। बट इसमें भी एक दिक्कत है कि 1 2 3 4 2017 तक सारे के सारे ए बी में चले गए, सारे के सारे यदि ए बी में चले गए तो फिर वो बन जाएगा ए यूनियन बी एक्स बन जाएगा। तो वो वाला केस तो नहीं चाहिए ना हमें, इसमें तो नहीं आया क्योंकि इसमें माइनस किया तो वो आपने हटा दिया, बट इसमें आप एक्स्ट्रा ला रहे हो, तो न्यूट्रल करने के लिए फिर -1 किया। कौन सा केस, जब ए यूनियन बी क्या बन रहा है आपका, एक्स बन रहा है। तो आपने जो 1 ए टाइप के जो थे उनको आपने माइनस कर दिया, बचा क्या, जितने भी ऑर्डर पेयर है वो ए बी टाइप के, ए नॉट इक्वल टू बी, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, और फिर हमने क्या किया, उसको फिर से एक बार ऐड कर दिया। तो ये जो आ गया वो आपका आ गया 4 पावर 2017 माइनस 3 पावर 2017, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 पावर 2017 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। आगे बात समझ रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। सेवन में बोल रहा है ये, इफ एन आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एन आइडेंटिकल, आपके पास डाइस है एन, उसको आपको थ्रो करना है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि एक डाइस में 6 आउटकम, दूसरे में 6, तीसरे में 6 पावर एन नहीं होगा। क्वेश्चन ये थोड़ी ना, उसने बोला कि एन 7 में फेंका गया है, तो बताओ क्या क्या आ सकता है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि एक डाइस की बात किया, उस पर क्या क्या हो सकता है। तो 1 आ सकता है किसी डाइस पे, किसी पे 2 आ सकता है, किसी पे 3 आ सकता है, किसी पे 4, किसी पे 5 या किसी पे 6। आगे बात समझ में। अब ये हो सकता है कि सारे के सभी पे 1 आ जाए या किसी पे 1 नहीं आए, सभी पे 2 आ जाए, या मतलब आधे पे आधे पे 2 आ जाए, आधे पे 2 नहीं आए, ये भी हो सकता है। तो 1 जो है, ये 1 मतलब बोलने का मतलब ये है कि x1 बोलने का मतलब ये है कि डाइस पे 1 कितनी डाइस पे आ रहा है, डाइस पे 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है n में से। x2 किसको बोला गया है कि डाइस जो 2 आउटकम है वो कितनी डाइस पे आ रहा है। x3 जो 3 है, डाइस का जो नंबर है वो कितने नंबर ऑफ डाइस पे आ रहा है। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही आपके पास आउटकम आएंगे। तो यहाँ पर जो x1 x2 x3 x4 x5 और x6 है, ये सब क्या है, 0 से लेके कहां तक, n तक। 0 से n तक मतलब यह है कि 1 आउटकम किसी के पास नहीं आए तो 0, या सभी के पास 1 आ जाए तो n। तो सारे पॉसिबल जो आउटकम्स है वो इसी में आ गए क्या। तो इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन बता दो, मिनिमम से मैक्सिमम है, तो फिक्टिशियस लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया n + 5c 5। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम 97 के बाद 98। ओके, 98 में देखो क्या है, number of ways in which a pack of 52 playing cards can be distributed equally among 4 players so that each have the ace, king, queen and jack of the same suit। वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 52 प्लेइंग कार्ड है, तो उसने क्या बोला है कि एस, किंग, क्वीन और जेक सेम सूट का साथ साथ में होना चाहिए। तो हमने उनको साथ साथ में कर दिए, 4 उनके बंडल बना दिए। अब बचे कितने पास कार्ड्स आपके पास, 4 4 4 4 चले गए, 4 4 चले गए, तो कितने हो गए 16। तो 52 - 16 36 कार्ड्स बचे। अब 36 कार्ड्स को कितने लोगों में बांटना है, 4। मतलब उसने बोला है कि ये
जो सेम सूट है, सूट नंबर 1, 2, 3 और 4, वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम सूट्स के, एस, किंग, क्वीन और जेक, है ना, ऐसे 4 सूट्स होते हैं हमारे पास। तो 36 जो कार्ड्स है इसको कितने लोगों में बांटना है हमें? 4 लोगों में। तो कैसे बांट सकते हैं? 9, 9, 9, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 9, 9, 9 हो सकता है। तो ग्रुपिंग लगा दो, 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल कितनी बार? 4 टाइम्स। और यहाँ पे ग्रुप का साइज सेम है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया 36 कार्ड्स को 4 ग्रुप में बांटने का तरीका। अब ये जो ग्रुप्स है वो हमें कितने लोगों में देना है? ये जो ग्रुप है वो कितने लोगों को देना है? मान लो 4 पर्सन है, ए बी सी डी, तो कितने तरीके से दे सकते हैं हम? 4 फैक्टोरियल। क्या अभी काम हमारा पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ। ये तो हमारा कौन सा काम पूरा हुआ कि जो 36 कार्ड्स है वो 4 लोगों में देने का तरीका ये आ गया। बट ये जो 4 सूट्स है ये भी तो हमें 4 लोगों में बांटना है। ये सेम कलर, उसने ये थोड़ी ना बोला है कि सूट 1 ए पर्सन ए के पास जाना चाहिए, तो वो तो इसके पास जा सकता है, इसके पास। तो इनको बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 99 में बोला है गिवन 6 लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स बाय दिस सेगमेंट्स इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट्स है वो है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमें ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो 6 में से कोई भी आप 3 सेगमेंट ले लो तो ट्रायंगल बन जाएगा। बट ट्रायंगल बनने के लिए क्या होता है? सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्या इसमें सभी में हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा होगा तो वो वाला केस माइनस कर देंगे। तो वो कब कब नहीं होगा? जब मैंने 2 और 3 लिया। तो 2 और 3 का सम कितना है? 5। तो मैं 5 लूँ, 6 लूँ और 7 लूँ, ये 3 केस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ साइड जो इक्वल आ रहा है और छोटा आ रहा है 6 और 7 से, तो ये 3 केस गायब हो गए। और 2 और 4 लिया तो सम कितना हो गया? 6। तो यहाँ 6 और 7 लूँ तो ये 2 केस फिर नहीं होंगे। फिर ऐसे मैंने लिया 2 और 5 लिया तो सम कितना हो गया? 7। तो मैं इधर से 7 लूँ, थर्ड मतलब जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ 7 लूँ तो भी आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा। और कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है? मिनिमम्स चलते हैं। तो 2, 3, 2, 4, 2, 6 लिया तो 8, तो 8 तो है नहीं, 2, 7, 9, सम ज्यादा ही आएगा। फिर मैं गया 3 और 4 के पास, तो 3, 4 का सम 7 लेंगे तो काम नहीं चलेगा। 3, 5, 8, 4, 5, 9, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो कितने केस आ गए ये? 3, 5, 6, 7। तो 6 से 3 में से कोई भी आप 3 लाइन सेगमेंट ले लो तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा एक्सेप्ट दिस केसेस। ओके, तो क्वेश्चन 99। So now we'll start question number 100. The number of intersection points of diagonals of a polygon of 2009 sides which lie inside the polygon. Okay, question number 100 क्या बोलना चाह रहा है? देखो, पॉलीगन की जो साइड्स है वो 2009 है, ठीक है। इसकी साइड जो है वो 2009 है, ठीक है। अब आपको डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है जो इस पॉलीगन के अंदर आ रहे हैं। तो इसके लिए फंडा ये लगेगा, अब ऐसे समझो कि मैंने कोई भी 4 पॉइंट ले लिए, मान लो ये 4 पॉइंट ले लिए इस 2009 में से, ठीक है। तो मैं यदि ये 4 पॉइंट लेता हूं, बात को समझना, ओके। ये 4 पॉइंट कोई भी लिए तो इसको ज्वाइन करता हूं और इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अंदर आ रहा है, ठीक है। और मान लो ऐसे हमने ये इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर ही आएगा। जैसे मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा बाहर आएगा। या आप कैसे भी ज्वाइन कर लो या इन दोनों को ज्वाइन करो, तो ये तो हम कर चुके हैं। मान लो इसको और इसको देखा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर बाहर आएगा। तो आप 2009 में से कोई भी 4 पॉइंट्स लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉलीगन के अंदर आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। आ रही बात समझ में? तो 2009 में से कोई एक पॉइंट लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा पॉलीगन का वो एक ही आएगा जो पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करेगा, जो ऐसे होगा। मतलब अपोजिट जो वर्टिसेस है उनको ज्वाइन करोगे तो वही आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉलीगन के अंदर आएगा। ओके, ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 101। 101 है
in a shooting competition, a man can score 0, 2, or 4 points for each shot. Then the number of different ways in which he can score 14 points in 5 shots is n. Then find n. Yeah, number of digits in n. Okay, so question 101. Each shot में या तो स्कोर 0 करेगा या 2 करेगा या 4 करेगा. तो 5 शॉट मार रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर जो उसको चाहिए वो क्या चाहिए? 14. ठीक है. तो यहाँ लगाएंगे हम मल्टीनोमियल. तो 0 शॉट, यदि वो स्कोर 0 कर रहा है, एक शॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें यदि वो 0 स्कोर कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ बेस, इसका कॉफिशिएंट 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ बेस एक ही होगा, या तो सीधा वो 2 मार दे, या स्कोर 4 आने का तरीका भी एक ही होगा. तो ये पहले शॉट में, दूसरे शॉट में भी यही होगा, तीसरे में भी यही होगा, चौथे में भी यही होगा. और टोटल नंबर ऑफ शॉट्स दे रखे हैं आपको 101 में 5. तो इसमें आप हमें स्कोर कितना करना है, यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्कोर. स्कोर कितना कर रहा है वो, जो पावर है वो क्या बता रहा है आपको, स्कोर. तो हमें x पावर 14 यदि स्कोर करना है तो उसका जो कॉफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ बेस 14 स्कोर के करने के. ठीक है. तो 14 पॉइंट्स वो ऐसे कैसे स्कोर करेगा, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट निकाल ले. तो ये लिखा है 1 + x² + x पावर 4 पावर 5. ठीक है. अब ये जीपी है 1 माइनस इसका कॉमन रेशो x² है, कितने टर्म से 3, डिवाइडेड बाय 1 - x² पावर 5. तो ये हो गया 1 - x पावर 6. अच्छा, पावर 5 इधर भी आएगा, पावर 5 1 - x² पावर -5. अब 14 कैसे स्कोर कर सकता है कि इधर से 0 आ जाए, इधर से 14, या इधर से 6 आएगा क्योंकि x पावर 6 चल रहा है, उसका मल्टीपल चलेगा. तो इधर से 8 आ जाए, इधर से 12 हो, इधर से 2 आ जाए, इधर से 3 आएगा, 18 हो जाएगा. तो 18 हो ही नहीं सकता, इधर से -4 आ ही नहीं सकता. आगे बात समझ में. तो इधर से 0 स्कोर करें तो 5 से 0 कॉफिशिएंट आएगा x पावर 0 का. ठीक है. और 14 इधर से स्कोर करना है तो ये x स्क्वायर चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, x स्क्वायर चल रहा है. तो हमें r कितना लेना पड़ेगा, 7, क्योंकि x स्क्वायर पावर 7 कितना हो जाएगा, x पावर 14. तो वो हो जाएगा n + r - 1 cr. 1 - x पावर -n में x पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है, n + r - 1 cr. ओके. और इधर से भी x पावर 6 का कोएफिशिएंट कब मिलेगा, जब पावर 1 लेंगे. तो हो गया -5c1 इंटू, यहाँ से x पावर 8 चाहिए तो r कितना लेना पड़ेगा, 4. तो 5 + 4 - 1 c4, 12. कब मिलेगा, 5c2. x पावर 12 का कोएफिशिएंट 5c2, और इधर से 2 चाहिए तो 1 लेना पड़ेगा, 5 + 1 - 1 c1. ओके. तो ये हो गया 5c01, और ये हो जाएगा 11c4, 11c7, और ये हो जाएगा 5 - 5c1, 5 हो गया, और ये हो गया 8c4. ओके. और ये हो गया 5c2 दैट इज 10, और ये हो जाएगा आपका 5c1 इंटू ये हो गया 5. सही है. ओके. तो 11c7 आपका हो गया 11 इंटू, इन सबको ऐड कर देंगे हम, है ना. तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 3 2 1. तो 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, तो ये हो गया 30. तो 330 ये हो गया. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका 8c4 5 -5 इंटू 8c4 हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1. तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 5 इंटू 2 10, तो 70. ये हो गया -350. ओके. और ये हो गया 50. तो इन सबको ऐड किया तो 330 - 350 + 50, ये हो गया 30. सो नंबर ऑफ वेज आ गया 30. तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 2. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 102. If R, S, T are prime numbers and PQ are the positive integers such that the LCM of PQ is r² t power 4 s², then the number of ordered pair P, Q is. Okay. RST प्राइम है. और क्वेश्चन नंबर 102,
दो में ब्रेक करना ताकि इनका एलसीएम कैसा क्या रहे, आर स्क्वायर टी पावर 4 एस स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ये चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आर प्राइम है तो आर स्क्वायर टी पावर 4 और ये जो है उसके प्राइम फैक्टर्स है 3, ये जो नंबर एन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर स्क्वायर की, तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाए, मतलब आर की पावर 2 आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो इधर जो पावर है 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए, कोई भी चलेगा। आ रही बात समझ में, मतलब आर स्क्वायर कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अब ये हो सकता है, ये हो गया बात है ना। अब आर स्क्वायर मान लो इधर आ जाए, तो इधर आ सकता है आर पावर 0 और आर पावर 1। आर स्क्वायर मत ले लेना इधर, क्योंकि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आ चुका है। आर स्क्वायर लोगे तो वो केस रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने केस हो गए, आर मतलब ये इसको लेने के, इधर आर स्क्वायर लेता हूं तो इधर 3 केस, इधर आर स्क्वायर लेता हूं तो 2 केस, एक केस ऑलरेडी आ गया आर स्क्वायर वाला, तो टोटल हो गए 5 केसेस। एस स्क्वायर के लिए एग्जैक्टली यही करेंगे। अब पावर 4 है तो यहाँ टी पावर 4 लेंगे तो इधर टी पावर 0, टी पावर 1, टी पावर 2, टी पावर 3, टी पावर 4 तक लेंगे, और इधर टी पावर 4 लिया तो 0, 1, 2 और 3 ले सकते हैं। टी पावर 4 ऑलरेडी आ गया, तो ये कितने 5 + 4 9 केसेस। तो ये हो गया आपका 25 × 9 225, सही है। हाँ ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, ये प्रॉब्लम तभी पॉसिबल है जब उसने दे रखा ना कि आर टी एस प्राइम है, तब। यदि कॉमन फैक्टर हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। आर टी एस प्राइम दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 103, 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6, and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly 1 card, and no card is placed in the envelope bearing the same number, and moreover the card number 1 is always placed in envelope number 2, then the number of ways it can be done is, okay। So problem number 103 क्या बोल रहा है कि आपके पास जो नंबर्स दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, एनवेलप्स, ओके। एनवेलप के नंबर दे रखे हैं 6, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6, ठीक है। अब कार्ड्स दे रखे हैं, तो कार्ड 1 इसमें जाना चाहिए, कार्ड 2 इसमें जाना चाहिए, कार्ड 3 ऐसा बोला है ना। मतलब कार्ड के भी नंबर बोला गया है, जाना नहीं चाहिए वो तो कंडीशन बात की बात है। कार्ड के भी नंबर है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5 और कार्ड 6। ओके, तो कार्ड नंबर भी है ना। अब कंडीशन क्या है कि कोई भी कार्ड जो है, आपको कार्ड नंबर बोल दिया हमने, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5 और कार्ड 6 है। अब इसमें यह है कि कोई भी कार्ड जो सेम नंबर का है वो सेम नंबर के एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा बोलता तो 6 ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी अपनी राइट प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो गया, डीरेंजमेंट हो गया। बट उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने क्या बोला है कि एक और कंडीशन दे रखी है कि कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 की हम बात करें, एनवेलप हमारे पास E1, E2, E3, E4 और E5 और E6 है, ठीक है। और कार्ड 1 जो है वो हमेशा इसमें प्लेस्ड होगा, एनवेलप 2 में, एनवेलप 2 में प्रेजेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ये तो उसने बोला है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज बताना है कि ये कितने तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो हमारा ये हो गया कि कार्ड 2 जो है वो एनवेलप 1 में चला जाए। तो केस नंबर तो 1 ये हो गया कि कार्ड 2 जो है वो एनवेलप 1 में चला जाएगा। तो अब ये तीनों जो कार्ड है उससे, सॉरी जो 4 कार्ड्स है, जो हमारा प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई भी सेम नंबर का कार्ड सेम नंबर के एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो हमारे पास ये 4 कार्ड है जिनका नंबर है 3, 4, 5, 6 और एनवेलप है 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इन सेम मतलब C3 इसमें नहीं जाके किसी में जा सकता है। तो क्या है, 4 कार्ड का डिरेंजमेंट हुआ क्या, तो उनका डिरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल 1 - 1 / 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 0 और ये हो गया 24/2 - 12 ये -4 + 1, तो ये आ गया वैल्यू निकल के 9, ओके, ये आ गया 9। अब दूसरा केस क्या आता है कि कार्ड 2 जो है एनवेलप 1 में ना जाए। यदि ऐसा है
तो आप इसको ऐसे समझो, ये इसमें नहीं जा रहा है, ये इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको ऐसे समझो, आप इसको एनवेलप 2 कर दो। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, समझने की बात है। हमने क्या बोला, इधर चला गया तो वो 3 का डीअरेंजमेंट लग गया, है ना। अब मान लो इसको एनवेलप नंबर 2 बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं दिक्कत है, बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो इसमें नहीं जा रहा है, ये इसमें नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी अपने राइट प्लेस पे नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, तो क्या ये 5 का डीअरेंजमेंट हुआ? क्या हमने बोल दिया कि ये इसमें नहीं जा रहा है, कार 2 डज नॉट गो टू द एनवेलप नंबर 1, ओके। तो ये इसमें नहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है 5 इनका डीअरेंजमेंट हुआ, 5 का डीअरेंजमेंट हुआ। इसके लिए कंडीशन है कि यहां नहीं जाके वो इधर जा सकता है, बट ये तो इनमें जा सकते हैं ना। तो 5 का डीअरेंजमेंट लगा दो, तो 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 120 बाय 2 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 5 45, ये हो गया 44। सो टोटल केस आ गया 9 प्लस 44 दैट इज 53। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 103। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए अभी, है ना, इस लेक्चर में। ओके भाई, जो हम अभी तक बताते आ रहे हैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नोट्स सबसे पहली चीज सबको बनाना है, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा ये। और जो अच्छे क्वेश्चंस है, आपको जो लग रहा है या जहां पर मैंने कुछ ज्यादा एनर्जी देके या एनर्जी खर्च करके मैंने उनको अच्छे से समझाया है ना, तो उस टाइप के प्रॉब्लम मतलब सब में स्टार लगा लेना है। मतलब स्टार का मतलब ये है कि अच्छे प्रॉब्लम से या थोड़ा कंसेप्ट अलग है, या जेई में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, है ना, तो उनका आप स्टार लगा लो। तो अब जब से रिवीजन करते हो तो उन्हीं प्रॉब्लम को करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 104, number of different terms in the expansion of a plus b plus c plus d power 12 is। ये मल्टीनोमियल में हमने देखा हुआ है कि इसका जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a b c और d। इसकी पावर मान लो r1 है तो r1 फैक्टोरियल, r2 पावर r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल। ओके, अरे बात समझ में, तो ए पावर ए का एक्सपोनेंट कितना है r1, b का एक्सपोनेंट r2, c का एक्सपोनेंट r3 और d का एक्सपोनेंट r4, है ना। और जो एक्सपोनेंट का सम होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहां पर r1 r2 r3 r4 ये आपके 0 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके सॉरी, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे 56 लगा दो, 12 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। सो ये हो गया आपका 15c3। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 15c3।